भारतीय विरासत और पारिस्थितिकी पर हमारी आज की इस पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम दो बहुत अलग अलग दुनियाओं को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इनके बीच एक अजीब सा तनाव भी है। बिल्कुल। एक तरफ है सदियों पुरानी परंपराएं, जानवरों से जुड़े त्योहार जो हमारी संस्कृति की पहचान है, और दूसरी तरफ है संरक्षण के आधुनिक कानून और प्रयास जो कभी कभी खुद ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। और यही इस पूरी चर्चा को दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ दो अलग अलग विषयों की बात नहीं है, ये एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है। भारत जैसा देश अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और आज के जरूरी पर्यावरण कानूनों के बीच एक संतुलन कैसे बनाता है। सही कहा। ये सिर्फ जानवरों या इमारतों के बारे में नहीं है, ये परंपरा और प्रगति के बीच चल रही एक बहुत जरूरी बातचीत है। तो चलिए इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम जल्लीकट्टू और कंबाला जैसे पारंपरिक खेलों को देखेंगे और उनकी जो पेचीदा कानूनी लड़ाइयां हैं उन्हें समझेंगे। और फिर हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में गोता लगाएंगे, एक लुप्तप्राय समुद्री जीव डुगोंग को बचाने के लिए बन रहे एक सेंटर की कहानी, और देखेंगे कि कैसे एक नेक इरादा भी पर्यावरण के लिए एक पहेली बन सकता है। तो पहले इन पारंपरिक खेलों से शुरू करते हैं। जब भी इस विषय पर बात होती है सबसे पहला नाम जहन में आता है जल्लीकट्टू का। हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु में पोंगल के दौरान बैलों को काबू में करने का ये एक सदियों पुराना खेल है। और इसमें एक खास बात है जिसका जिक्र होता है, वो है देसी पुलिकुलम नस्ल के बैल। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। ये बैल अपनी ताकत और फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। तो ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उस नस्ल के संरक्षण और वहाँ की स्थानीय कृषि संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पर कानूनी विवाद तो बहुत लंबा चला, कई बार बैन लगा फिर हटा, लेकिन आखिर में 2017 में तमिलनाडु सरकार ने कानून बनाकर इसे वैध कर दिया, और 2023 में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस कानून को हरी झंडी दे दी। ये तो काफी बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। तो अदालत का मुख्य तर्क क्या था? क्या ये सिर्फ एक सांस्कृतिक दलील थी कि ये हमारी परंपरा है इसलिए इसे चलने दो? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प था। देखिए, अदालत ने सांस्कृतिक महत्व को तो माना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फैसले का एक अहम हिस्सा इस दलील पर टिका था कि जल्लीकट्टू पुलिकुलम मवेशियों की देसी नस्ल के संरक्षण के लिए जरूरी है। अच्छा, संरक्षण के लिए? ये कैसे? तर्क ये दिया गया कि इस खेल के बिना किसानों के पास इन ताकतवर और महंगे सांडों को पालने का कोई प्रोत्साहन नहीं बचेगा, और धीरे धीरे ये नस्ल ही खत्म हो सकती है। तो अचानक से ये खेल पशु कल्याण के खिलाफ नहीं बल्कि एक देशी नस्ल के संरक्षण का मुद्दा बन गया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। वाह, ये तो वाकई एक अनोखा मोड़ है। तो मतलब जल्लीकट्टू का कानूनी अस्तित्व संस्कृति और देसी नस्ल के संरक्षण के इस शक्तिशाली मिश्रण पर टिका है। बिल्कुल। क्या यही तर्क दूसरे ऐसे ही खेलों पर भी लागू होता है, जैसे कर्नाटक की प्रसिद्ध कंबाला भैंसों की दौड़? काफी हद तक। कंबाला के साथ भी सांस्कृतिक तर्क बहुत मजबूत था, जो फसल कटाई के त्योहारों से जुड़ा है। वहां भी राज्य सरकार ने इसे अपनी विरासत का एक अभिन्न अंग बताकर इसका पुरजोर समर्थन किया। तो एक पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न? जहां सांस्कृतिक पहचान और राज्य का समर्थन मजबूत होता है, वहां इन खेलों को एक तरह का कानूनी कवच मिल जाता है। लेकिन ये कहानी हर खेल के लिए एक जैसी नहीं है। मतलब सारे खेलों को एक ही नजर से नहीं देखा जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होने वाली मुर्गों की लड़ाई के बारे में भी हमने पढ़ा है, उसकी स्थिति तो काफी अलग है। बिल्कुल अलग। मुर्गों की लड़ाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियम यानी पीसीए एक्ट के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ कानून का नजरिया इसलिए सख्त है क्योंकि इसमें दो चीजें साफ तौर पर दिखती हैं। कौन सी दो चीजें? पहली, जानबूझकर की जाने वाली क्रूरता, जैसे मुर्गों के पंजों पर ब्लेड बांधना, और दूसरी, बड़े पैमाने पर होने वाली सट्टेबाजी और जुआ। अच्छा। जल्लीकट्टू या कंबाला के समर्थक ये तर्क देते हैं कि उनका उद्देश्य जानवर को मारना नहीं है, जबकि मुर्गों की लड़ाई का अंत अक्सर एक पक्षी की मौत से होता है। ये जो बारीक सा फर्क है, ये कानून की नजर में बहुत मायने रखता है। तो हमारे पास एक तरफ जल्लीकट्टू और कंबाला हैं जिन्हें कानूनी संरक्षण मिला हुआ है, दूसरी तरफ मुर्गों की लड़ाई है जो पूरी तरह अवैध है। क्या इस स्पेक्ट्रम पर और भी उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, राजस्थान की ऊंट दौड़ को देखिए। हाँ, पुष्कर मेले वाली। वही, ये पूरी तरह से कानूनी है, और पुष्कर मेले जैसे बड़े आयोजनों में इसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे रेगिस्तानी संस्कृति का एक जीवंत हिस्सा माना जाता है और राज्य इसे प्रोत्साहित करता है। और इस स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर क्या है? दूसरे छोर पर है गोवा का धीरियो। धीरियो, ये क्या है? ये बैलों की आपसी लड़ाई है जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसमें दो बैलों को एक दूसरे से लड़ाया जाता है, जो सीधे सीधे क्रूरता की श्रेणी में आता है। हालांकि ये बैन है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये आज भी दूरदराज के इलाकों में अवैध रूप से आयोजित किया जाता है। तो मतलब राज्य द्वारा प्रोत्साहित पर्यटन से लेकर पूरी तरह से प्रतिबंधित गतिविधियों तक हर खेल की अपनी एक अलग कहानी और कानूनी हैसियत है। बिल्कुल, ये साफ है कि समाज और कानून के बीच इस विषय पर एक गहरा मंथन चल रहा है। चलिए अब इस बातचीत को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले चलते हैं, परंपरा से हटकर एक आधुनिक संरक्षण परियोजना की ओर। जी। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मनोरा में एक डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। एक लुप्तप्राय जानवर के लिए संरक्षण केंद्र। सुनने में तो ये सीधा सीधा एक अच्छी खबर लगती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस 41 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लेकर इतना विवाद क्यों है। देखिए, विवाद की जड़ है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन। लोकेशन? हाँ, ये जिस जगह पर बनाया जाना है वो पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। ये पूरा इलाका कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी सीआरजी के नियमों के तहत आता है। अच्छा, ये सीआरजी नियम, खासकर सीआरजी 3 या नो डेवलपमेंट जोन, इसका मतलब क्या है? मतलब हम जैसे लोगों के लिए जो पर्यावरण के वकील नहीं हैं, इसे आसान भाषा में कैसे समझाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। आप इसे समंदर तट का इमरजेंसी ब्रेक एरिया समझ सकते हैं। इमरजेंसी ब्रेक एरिया? हाँ, ये समंदर के ठीक बगल की जमीन का वो नाजुक हिस्सा है जिसे प्रकृति ने एक बफर के तौर पर बनाया है। सरकार ने वहां एक बड़ा सा डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा है। आप वहां यूं ही कोई कंक्रीट का ढांचा खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तटीय कटाव से लेकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र तक सब कुछ गड़बड़ा सकता है। तो इसका मकसद उस जगह को प्राकृतिक बनाए रखना है? बिल्कुल, और इस डुगोंग सेंटर का लगभग 22,000 वर्ग मीटर का हिस्सा इसी नो डेवलपमेंट जोन में आता है। समझ गए, लेकिन ये डुगोंग इतना जरूरी क्यों है? मैंने सुना है इसे समुद्री गाय भी कहते हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी क्या खासियत है जो इसके लिए पूरा सेंटर बनाया जा रहा है? समुद्री गाय नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि ये एक विशाल शांत स्वभाव का समुद्री स्तनपायी है और ये पूरी तरह शाकाहारी है। शाकाहारी? हाँ, इसका वजन 400 किलो तक हो सकता है
और ये अपना पूरा जीवन समुद्र की तलहटी में समुद्री घास मतलब सी ग्रास चरते हुए बिताता है। लेकिन इसकी असली अहमियत यह है कि ये एक कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये अपने इकोसिस्टम का एक तरह से इंजीनियर है। आप इसे समुद्र का माली भी कह सकते हैं। समुद्र का माली, दिलचस्प है। जब डुगोंग समुद्री घास को चरता है तो वो घास के मैदान स्वस्थ और घने रहते हैं। जैसे बगीचे में घास की कटाई जरूरी होती है, वैसे ही डुगोंग ये काम समुद्र के अंदर करता है। और ये स्वस्थ समुद्री घास के मैदान हजारों मछलियों की प्रजातियों के लिए नर्सरी का काम करते हैं, भारी मात्रा में कार्बन सोखते हैं, जिसे ब्लू कार्बन कहते हैं। बिल्कुल। और ये तटों को लहरों के कटाव से भी बचाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डुगोंग को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है। नहीं, ये पूरे तटीय इकोसिस्टम को बचाने जैसा है। उसकी मौजूदगी एक स्वस्थ समुद्री पर्यावरण का संकेत है। बिल्कुल सही। और अब आप उस विरोधाभास को समझ सकते हैं। कौन सा विरोधाभास? यही कि जिस समुद्री घास, मैंग्रोव और तटीय इकोसिस्टम को बचाने के लिए ये सेंटर बन रहा है, वो खुद उसी जगह पर बन रहा है जहां इसके निर्माण से इन चीजों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। तो जो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी EAC इस प्रोजेक्ट का आकलन कर रही थी, उन्होंने क्या पाया? उनकी मुख्य आपत्तियां क्या थीं? उनकी चिंताएं बहुत स्पष्ट थीं। पहली और सबसे बड़ी चिंता थी इतने नाजुक तटीय इलाके में बड़े पैमाने पर सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल। अच्छा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चरल डिजाइन में पर्यावरण के अनुकूल सोच की कमी है। और उन्हें डर किस बात का था? उन्हें डर था कि इस तरह के निर्माण से समुद्री घास के मैदान नष्ट हो सकते हैं, मैंग्रोव का विकास रुक सकता है और तट का भूगोल हमेशा के लिए बदल सकता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। हाँ, और EAC की एक टिप्पणी तो मतलब वो इस पूरे विरोधाभास को एक वाक्य में बयां कर देती है। उन्होंने कहा, पर्यावरण की शिक्षा देने वाली इमारतों को खुद भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। वाह, ये तो कहनी और करनी के बीच का क्लासिक अंतर है। बिल्कुल। जो केंद्र लोगों को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाएगा, उसी की नींव पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर रखी जा रही है। सही पकड़ा। तो क्या EAC ने प्रोजेक्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया या कोई समाधान सुझाया? नहीं, उन्होंने कुछ बहुत ही व्यवहारिक समाधान सुझाए। उन्होंने कहा कि कम प्रभाव वाला निर्माण करें, जिसमें लकड़ी, बांस या प्री फैब्रिकेटेड सामग्री का इस्तेमाल हो। और लोकेशन के बारे में? उन्होंने ये भी कहा कि जितना संभव हो निर्माण को नो डेवलपमेंट जोन से बाहर ले जाया जाए। साथ ही उन्होंने भारत में पहले से मौजूद सफल संरक्षण केंद्रों जैसे कि अंडमान में बने केंद्रों के मॉडल से सीखने की सलाह दी। और सबसे जरूरी बात उन्होंने स्पष्ट किया कि संरक्षण परियोजनाओं को CRZ जैसे पर्यावरण नियमों से कोई छूट नहीं मिल सकती, उन्हें भी इन नियमों का पालन करना ही होगा। तो ये तो मनोरा प्रोजेक्ट की कहानी हुई, लेकिन अगर हम भारत में डुगोंग संरक्षण के बड़े प्रयासों को देखें तो क्या कोई अच्छी खबर भी है? क्या कहीं कोई सफल मॉडल है जिसे हम देख सकते हैं? हाँ, और ये एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली कहानी है। 2022 में तमिलनाडु ने ही पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया। अच्छा। ये लगभग 12,000 हेक्टेयर में फैला है और इस मॉडल की खासियत ये है कि ये ऊपर से थोपा हुआ नहीं है, बल्कि ये समुदाय के नेतृत्व में चलता है। समुदाय के नेतृत्व में, इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय मछुआरा समुदायों को भागीदार बनाया गया है। उन्हें इस बात के लिए शिक्षित किया गया है कि डुगोंग उनके अपने इकोसिस्टम के लिए क्यों जरूरी है। और अगर गलती से कोई डुगोंग उनके जाल में फंस जाए तो उसे सुरक्षित छोड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इस काम में भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII जैसी विशेषज्ञ संस्थाएं भी मदद कर रही हैं और इसे IUCN जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी मान्यता मिली है। ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। तो क्या वहाँ डुगोंग की संख्या बढ़ी है? WII के सर्वे बताते हैं कि पाक खाड़ी में 200 से ज्यादा डुगोंग हैं, जो एक बहुत अच्छी संख्या है। यह भी दिलचस्प है कि इन प्रयासों में अब तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ड्रोन और सैटेलाइट से समुद्री घास की मैपिंग करना। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये संरक्षण को अंदाजे से हटाकर सटीकता की ओर ले जाता है। पहले हमें पता था कि डुगोंग समुद्री घास खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सबसे स्वस्थ और घने चारागाह कहाँ है। तो अब ड्रोन की मदद से वे डुगोंग के लिए एक तरह का लंच मैप बना सकते हैं। बिल्कुल, और संरक्षण के प्रयासों को उन्हीं खास इलाकों पर केंद्रित कर सकते हैं। तो चुनौतियां तो अब भी होंगी, जैसे मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नावें या प्रदूषण। चुनौती हमेशा रहेंगी। फंडिंग की कमी भी एक मुद्दा है, लेकिन पाक खाड़ी का मॉडल एक जरूरी सबक सिखाता है। जब स्थानीय समुदाय संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है, जब उसमें विज्ञान और तकनीक का सही मिश्रण होता है और जब उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है, तो संरक्षण स्थायी और सफल हो सकता है। असली बदलाव तभी आता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने कानूनी दांव पेंच में फंसे पारंपरिक खेलों से लेकर अपने ही विरोधाभास में उलझे एक आधुनिक संरक्षण केंद्र तक का सफर तय किया। हाँ, एक तरफ संस्कृति और पशु कल्याण के बीच का द्वंद्व है, तो दूसरी तरफ संरक्षण के नेक इरादे और जमीनी हकीकत के बीच की खाई। और इन दोनों कहानियों में एक साझा सूत्र है, संतुलन की तलाश। परंपरा और नियमों के बीच संतुलन, संरक्षण के लक्ष्य और उसे हासिल करने के तरीकों के बीच संतुलन। सही बात है। मनोरा केंद्र का मामला यह दिखाता है कि सिर्फ नेक इरादे काफी नहीं होते, उन्हें जमीन पर उतारने का तरीका भी उतना ही विचारशील और संवेदनशील होना चाहिए। और अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। पाक खाड़ी में सफल डुगोंग रिजर्व की खासियत समुदाय के नेतृत्व और तकनीक परंपरा का मिश्रण बताई गई है। जी, क्या इसी तरह का दृष्टिकोण जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी हो और स्थानीय परंपराओं का सम्मान हो, जैसे जल्लीकट्टू के संदर्भ में पुलिकुलम बैल पालकों को संरक्षण का भागीदार बनाना, क्या ये पारंपरिक पशु खेलों से जुड़े विवादों को सुलझाने की कुंजी हो सकता है? क्या इससे संस्कृति और कल्याण के बीच एक ऐसा रास्ता निकल सकता है जो दोनों का सम्मान करे? आज हम भारत के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में संरक्षण की मतलब कंजर्वेशन की दो अलग अलग कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। एक तरफ है पूर्वोत्तर में गैंडों का घर काजीरंगा, जहां विकास और वन्य जीवों के रास्ते वो एक दूसरे को काट रहे हैं। और दूसरी तरफ है दक्षिण में तमिलनाडु का शांत समुद्री तट, जहां रहती हैं डुगोंग, जिन्हें हम प्यार से समुद्री गाय भी कहते हैं। और इन दोनों कहानियों के केंद्र में एक ही सवाल है,
जब विकास की जरूरतें जैसे हाईवेज और बिल्डिंग्स हमारे सबसे नाजुक इकोसिस्टम के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो हम संतुलन कैसे बनाते हैं? बिल्कुल। क्या सिर्फ जानवरों के लिए एक रास्ता बना देना काफी है, या हमें इससे कहीं ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत है? आज हम काजीरंगा के एलिवेटेड कॉरिडोर और तमिलनाडु के डुगोंग संरक्षण केंद्र के प्रस्तावों को आमने सामने रखकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत काजीरंगा से करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो सुनने में एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं असरदार समाधान लगता है। हाँ, एक 86 किलोमीटर लंबा हाईवे। हाँ, जिसमें से करीब 35 किलोमीटर का हिस्सा जमीन से ऊपर उठाया जाएगा। मकसद साफ है, नीचे से जानवर गुजरे, ऊपर से ट्रैफिक, समस्या हल। हाँ, सतही तौर पर ये टिकाऊ बुनियादी ढांचा यानी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्लासिक उदाहरण है। जानवरों की दुर्घटनाएं रोकना पहला लक्ष्य है। सही। लेकिन हमारे स्रोत एक दूसरी कहानी की तरफ भी इशारा करते हैं, जो तमिलनाडु से आती है। वहां भी संरक्षण के लिए एक डुगोंग सेंटर बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन वहां की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी EAC उसने प्रोजेक्ट को सिर्फ उसके मकसद के लिए हरी झंडी नहीं दी, अच्छा, बल्कि उसके बनने के तरीके पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक मिनट, ये दिलचस्प है। मतलब एक संरक्षण केंद्र बनाने पर भी आपत्ति? वो तो जानवरों की भलाई के लिए ही बन रहा था। दिक्कत क्या थी? क्या कमेटी को लगता था कि उसकी जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत पर सवाल नहीं का, सवाल था डिजाइन पर। कमेटी की चिंता ये थी कि ये सेंटर जिस जगह बनना था वो एक प्राचीन, मतलब लगभग अछूता तटीय इलाका है, और उस नाजुक माहौल में भारी भरकम सीमेंट और कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देना ये अपने आप में पर्यावरण के साथ एक तरह का अन्याय है। उनका तर्क बहुत साफ था, जो इमारतें संरक्षण का प्रतीक बनने वाली हैं, उनकी बनावट में भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। तो कमेटी ने कंक्रीट को मना कर दिया। मुझे लगता है कि इसका मतलब प्रोजेक्ट या तो बहुत महंगा हो गया होगा या फिर अटक गया होगा। क्या लकड़ी जैसे मटेरियल सच में इतने बड़े स्केल पर प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कमेटी का सुझाव था लो इम्पैक्ट इंजीनियरिंग का। लो इम्पैक्ट इंजीनियरिंग? हाँ, इसका मतलब सिर्फ लकड़ी इस्तेमाल करना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी तकनीक और मटेरियल चुनना जिनका पर्यावरण पर कम से कम असर पड़े। जैसे पहले से तैयार मटेरियल, मतलब प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स, जिन्हें फैक्ट्री में बनाकर सीधे साइट पर जोड़ा जाता है, ताकि कंस्ट्रक्शन का प्रदूषण और समय दोनों कम हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नेचर ब्लेंडिंग आर्किटेक्चर का सुझाव दिया। नेचर ब्लेंडिंग आर्किटेक्चर, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ अमीर देशों के फैंसी प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है? जब हमें हजारों गाड़ियों के लिए एक मजबूत हाईवे बनाना है, तो क्या हम सच में दिखावे पर ध्यान दे सकते हैं, या हमें सिर्फ मजबूती और लागत पर ध्यान देना चाहिए? आपने बिल्कुल सही दुविधा सामने रखी है। लेकिन नेचर ब्लेंडिंग का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है। इसका मतलब है ऐसी बनावट जो उस जगह के लैंडस्केप, वहां की हवा, पानी और माहौल के साथ तालमेल बिठाए। अच्छा, जो अलग से थोपी भी न लगे, बल्कि उसी का हिस्सा लगे। ये सिर्फ सौंदर्य की बात नहीं है, ये इकोलॉजी की गहरी समझ की बात है। ऐसी इमारतें स्थानीय तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं, जिससे एनर्जी की खपत कम होती है। तो ये नेचर ब्लेंडिंग का आइडिया बहुत दिलचस्प है, पर क्या एक 35 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हाईवे पर इसे लागू किया जा सकता है? क्या इसका मतलब सिर्फ पिलर्स को हरे रंग से पेंट करना है, या इससे कुछ ज्यादा हो सकता है? नहीं, हरे रंग से पेंट करने से कहीं ज्यादा। काजीरंगा के मामले में इसका मतलब हो सकता है पिलर्स का डिजाइन ऐसा बनाना जो ध्वनि प्रदूषण को कम करे। हाँ, एलिवेटेड सेक्शन के नीचे की जमीन को इस तरह तैयार करना कि वहां प्राकृतिक वेजिटेशन वापस सूख सके, ताकि छोटे जीव जंतुओं को भी सुरक्षित महसूस हो। इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को स्थानीय पर्यावरण के हिसाब से चुनना, ये सोच का एक बदलाव है। प्रोजेक्ट को सिर्फ एक इंजीनियरिंग चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक इकोलॉजिकल अवसर की तरह देखना। और मुझे लगता है कि इस तरह की डिजाइन को लागू करने में सबसे बड़ी रुकावट नियम कानून होते होंगे। क्या हमारे नियम इसकी इजाजत देते हैं? बिल्कुल, और दोनों ही जगह पर बहुत सख्त नियम है। काजीरंगा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वहां कोई भी निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सही। वहीं डुंगों के केंद्र को तटीय विनिमयन क्षेत्र यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन या CRZ के नियमों का पालन करना था। हाँ, मुझे याद है कि इन CRZ नियमों को लेकर काफी विवाद होता है, खासकर नो डेवलपमेंट जोन को लेकर। क्या इस डुगोंग सेंटर पर भी वही तलवार लटक रही थी? हाँ, बिल्कुल। एक्सपर्ट कमेटी ने साफ कहा था कि सेंटर का कोई भी हिस्सा CRZ 3 जैसे नो डेवलपमेंट जोन में नहीं आना चाहिए। ये इसलिए जरूरी था ताकि मैंग्रोव्स और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री घास के मैदानों को कोई नुकसान न पहुंचे। अच्छा, क्योंकि यही समुद्री घास डुगोंग का मुख्य भोजन है और उनके अस्तित्व का आधार भी। तो आप देख सकती हैं कि कैसे नियम सिर्फ रोक टोक के लिए नहीं, बल्कि इकोसिस्टम के सबसे जरूरी हिस्सों को बचाने के लिए होते हैं। तो हमने देखा कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बनाने के पीछे की सोच कितनी अलग हो सकती है। एक तरफ एक फंक्शनल समाधान है और दूसरी तरफ एक ज्यादा समग्र, मतलब होलिस्टिक अप्रोच। क्या ये इसलिए है क्योंकि जिन जानवरों को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक विशाल गैंडा और एक शांत डुगोंग, वे खुद इतने अलग हैं? ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। दोनों जानवरों के माहौल और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जब आप उनके संरक्षण की चुनौतियों को देखते हैं तो हैरान करने वाली समानताएं नजर आती हैं। अच्छा, गैंडे को IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल यानी असुरक्षित माना जाता है। वहीं डुगोंग कुछ क्षेत्रों में क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, और दोनों के सामने खतरे एक जैसे हैं। अवैध शिकार मतलब पोचिंग, उनके रहने की जगहों का सिकुड़ना, हैबिटेट लॉस और जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर। इन खतरों से निपटने के लिए तकनीक का इस्तेमाल तो दोनों जगह हो रहा होगा। हम काजीरंगा में ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में तो अक्सर सुनते हैं, जो शिकारियों पर नजर रखने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। हाँ, और तकनीक का यही जादू हमें समुद्र में भी देखने को मिलता है। डुगोंग की निगरानी के लिए ड्रोन तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ध्वनिक मैपिंग यानी एकूस्टिक मैपिंग। एक मिनट, ध्वनिक मैपिंग? आप कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगों से, मतलब आवाज से, वे समुद्र के नीचे का नक्शा बना सकते हैं ताकि ये पता चल सके कि डुगोंग कहाँ खाना खा रही है? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। यह सच में वैसा ही है। ध्वनि तरंगे भेजकर समुद्र तल का एक 3D मैप बनाया जाता है,
जिससे ये पता चलता है कि समुद्री घास के मैदान कहाँ हैं, कितने स्वस्थ हैं और उनका फैलाव कितना है। वाओ। इसके अलावा सैटेलाइट सी ग्रास मैपिंग भी है, जो सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके बड़े पैमाने पर इन घास के मैदानों की सेहत पर नजर रखती है। यह तकनीक हमें बताती है कि डुगोंग का डाइनिंग टेबल कहाँ और कैसा है। यह अद्भुत है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी है। हम इन जानवरों को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे दुर्लभ और सुंदर हैं, या कोई और बड़ी वजह है? यहाँ पर इकोलॉजी का एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, कीस्टोन स्पीशीज का। कीस्टोन स्पीशीज? हाँ, कीस्टोन का मतलब होता है मेहराब का वो बीच का पत्थर, जिसे अगर आप हटा दें तो पूरी मेहराब मतलब पूरा ढांचा ढह जाता है। कीस्टोन प्रजातियां भी ठीक यही काम करती हैं अपने इकोसिस्टम में। तो गैंडा अपने घास के मैदानों के लिए एक कीस्टोन है। बिल्कुल। जब गैंडा घास चरता है और एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, तो वो घास के मैदानों को स्वस्थ रखता है, बीजों को फैलाने में मदद करता है और दूसरी प्रजातियों के लिए भी माहौल बनाता है। लेकिन डुगोंग का कीस्टोन के तौर पर जो रोल है, वो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वो कैसे? डुगोंग को समुद्र का माली भी कहा जाता है। जब वो समुद्री घास को चरती है, तो वो एक तरह से उन मैदानों की कटाई छटाई करती है। इससे घास स्वस्थ रहती है और ज्यादा घनी होती है। अच्छा। और ये स्वस्थ समुद्री घास के मैदान हजारों तरह की छोटी मछलियों और समुद्री जीवों के लिए नर्सरी का काम करते हैं। यानी जहां डुगोंग है, वहां मछलियां भी ज्यादा होंगी। मतलब डुगोंग को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाना जैसा नहीं है, बल्कि हम असल में समुद्र के फेफड़ों को और मछुआरों की आजीविका को भी बचा रहे हैं। ये तो क्लाइमेट चेंज की लड़ाई से सीधा सीधा जुड़ गया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। समुद्री घास के मैदान अमेज़न के जंगलों से भी ज्यादा तेजी से कार्बन सोखते हैं, जिसे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। सही। तो एक डुगोंग को बचाना मतलब एक जानवर को बचाना, मछली की आबादी को सहारा देना और साथ ही जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करना, ये कनेक्शन ही कीस्टोन स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को इतना शक्तिशाली बनाता है। तो हमारे पास सही डिजाइन की सोच है, हमारे पास कमाल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सब कागज पर ही रह जाएगा अगर जमीन पर लोग और नीतियां साथ न दें। शासन और सामुदायिक भागीदारी के मामले में इन दोनों जगहों पर क्या फर्क दिखता है? यहाँ भी हमें दो अलग अलग मॉडल दिखते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक पूर्वोत्तर में जैसे काजीरंगा में शासन का ज्यादा जोर अतिक्रमण हटाने मतलब एनक्रोचमेंट रिमूवल और जानवरों के आने जाने के गलियारों के लिए जमीन सुरक्षित करने पर है। मतलब लैंड प्रोटेक्शन पे। हाँ, ये एक जरूरी लेकिन ज्यादातर टॉप डाउन अप्रोच है। और दूसरी तरफ भारत के कई हिस्सों में परंपरा और संरक्षण का एक जटिल रिश्ता रहा है। जैसे जल्लीकट्टू या कंबाला, उन पर विवाद हुए, लेकिन अब उन्हें सख्त नियमों और दिशा निर्देशों के तहत नियंत्रित किया जाता है। लेकिन डुगोंग संरक्षण के मामले में जो हुआ, वो इन सबसे अलग और शायद सबसे प्रेरणादायक है। अच्छा। पाक खाड़ी में जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व बना है, वो पूरी तरह से समुदाय के नेतृत्व वाली साझेदारी यानी कम्युनिटी लेड पार्टनरशिप्स का नतीजा है। मतलब ये प्रोजेक्ट इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसकी कमांड सरकार ने नहीं, बल्कि वहां के लोकल लोगों ने संभाली। बिल्कुल, सरकार ने सिर्फ एक सहायक की भूमिका निभाई और इस साझेदारी का जो दिल है, वो एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है जिसे टेक ट्रेडिशन मिक्स कहा जाता है। टेक ट्रेडिशन मिक्स, ये सुनने में किसी फ्यूजन डिश जैसा लग रहा है। और ये है भी एक तरह का फ्यूजन ही। ये आधुनिक तकनीक और सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान का फ्यूजन है। वहां के मछुआरों के पास समुद्र, मौसम, धाराओं और डुगोंग के व्यवहार के बारे में वो ज्ञान है जो किसी किताब या सैटेलाइट में नहीं मिल सकता। ये ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा काम करता है? मेरा मतलब है, क्या होता है जब पारंपरिक ज्ञान वैज्ञानिक डेटा से मेल नहीं खाता? तब किसकी बात मानी जाती है? क्या एक मछुआरे का अनुभव कभी सैटेलाइट इमेज को गलत साबित कर सकता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब कौन सही है मैं नहीं, बल्कि साझेदारी में छिपा है। टेक ट्रेडिशन मिक्स का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को गलत साबित करना है, बल्कि एक दूसरे के ज्ञान के अधूरेपन को भरना है। हो सकता है सैटेलाइट डेटा बताए कि एक बड़े इलाके में समुद्री घास है, लेकिन स्थानीय मछुआरा बता सकता है कि किस खास मौसम में या ज्वार के समय डुगोंग उस घास को खाने नहीं आती। अच्छा, ये बात है। जब आप ड्रोन से मिली तस्वीरों को एक मछुआरे के अनुभव के साथ मिलाकर देखते हैं, तब आपको पूरी तस्वीर मिलती है। ये मॉडल विश्वास पर चलता है, टकराव पर नहीं। ये तो संरक्षण का भविष्य लगता है, जहां वैज्ञानिक और स्थानीय समुदाय एक दूसरे को सिखाते हैं, न कि सिर्फ एक पक्ष आदेश देता है। ये काजीरंगा जैसे मामलों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। निश्चित रूप से लंबे समय तक चलने वाला संरक्षण सिर्फ कानूनों और टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। उसकी जड़ें स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उनके ज्ञान के सम्मान में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर हमें आज की बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है पहली और सबसे जरूरी बात तो डिजाइन को लेकर है। बिल्कुल, पहली बात यही है कि संवेदनशील इकोसिस्टम में कोई भी निर्माण करते समय हमें सिर्फ उसकी उपयोगिता पर नहीं, बल्कि उसके डिजाइन पर भी ध्यान देना होगा। लो इम्पैक्ट इंजीनियरिंग और नेचर ब्लेंडिंग आर्किटेक्चर सिर्फ सुंदर शब्द नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरत है। दूसरी बात शायद तकनीक से जुड़ी है। हमने देखा कि कैसे ड्रोन से लेकर ध्वनि तरंगों तक टेक्नोलॉजी संरक्षण का चेहरा बदल रही है, चाहे वो जमीन हो या समुद्र। हाँ, और तीसरी बात है कीस्टोन स्पीशीज का महत्व। गैंडा और डुगोंग सिर्फ जानवर नहीं है, वे अपने पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के इंजीनियर हैं। उन्हें बचाना मतलब पूरे घर को बचाना। और चौथी, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी, वो है इंसानी पहलू। क्या आप सहमत हैं कि स्थायी संरक्षण का असली मंत्र टेक ट्रेडिशन मिक्स में छिपा है? मैं इससे 100% सहमत हूँ। असली सफलता तभी मिलती है जब आधुनिक विज्ञान स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का हाथ थाम लेता है। यही असली साझेदारी है। बहुत बढ़िया। तो इस समझ को परखने के लिए चलिए 3 सवालों पर नजर डालते हैं। पहला, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी EAC ने डुगोंग संरक्षण केंद्र के लिए भारी कंक्रीट के बजाय किस तरह के आर्किटेक्चर की सिफारिश की? विकल्प है A, भारी कंक्रीट संरचनाएं, B, नेचर ब्लेंडिंग आर्किटेक्चर, या C, पूरी तरह से भूमिगत निर्माण। और इसका सही जवाब है B, नेचर ब्लेंडिंग आर्किटेक्चर,
जो प्रकृति के साथ घुल मिल जाए। दूसरा सवाल, पाक खाड़ी में डुगोंग संरक्षण की सफलता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ए, सिर्फ विदेशी फंडिंग, बी, समुदाय आधारित भागीदारी और टेक ट्रेडिशन मिक्स, या सी, केवल सरकारी हस्तक्षेप। इसका जवाब भी साफ है। बी, समुदाय आधारित भागीदारी और टेक ट्रेडिशन मिक्स। और आखिरी सवाल, डुगोंग और गेंडा दोनों को उनके इकोसिस्टम के संतुलन के लिए क्या माना जाता है? ए, आक्रामक प्रजातियां मतलब इन्वेसिव स्पीशीज, बी, सजावटी प्रजातियां ऑर्नामेंटल स्पीशीज, या सी, कीस्टोन प्रजातियां कीस्टोन स्पीशीज। सही जवाब है सी, कीस्टोन प्रजातियां, यानी वो प्रजातियां जिन पर पूरा इकोसिस्टम निर्भर करता है। अब मैं श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा का समापन करना चाहूंगा। जरूर। आज की हमारी चर्चा एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या भविष्य में भारत के हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक इकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को अनिवार्य किया जा सकता है? एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ ये न देखे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, बल्कि ये देखे कि उस प्रोजेक्ट के जरिए उस इकोसिस्टम को सक्रिय रूप से बेहतर और समृद्ध कैसे बनाया जाए। क्या एक हाईवे सिर्फ एक हाईवे हो, या वो अपने आसपास के जंगल को पुनर्जीवित करने का एक जरिया भी बन सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिए।